Today we are going to understand about Walsh diagram. Walsh diagram is a graph showing the dependence of the orbital energy on molecular geometry. That is, it determines the geometry of a molecule considering and calculating the energies of molecular orbitals of the molecule. इसको सिंपल से तरीके में समझें. वॉल्श डायग्राम के अंदर दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और ऑर्बिटल के एनर्जीज़ के बीच में. कोरिलेशन डायग्राम रिलेट्स द शेप ऑफ द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल टू देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. यानी यहाँ पे जो कोरिलेशन डायग्राम बनाया गया है उसके अंदर हम दो चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं. एक तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप और उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए. The basic approach is to calculate the energies of the molecular orbitals of the two limiting structures, say linear or bent, for Ab2 molecule and draw the diagram showing how the orbitals of one configuration correlate with those of other. यहाँ पे basic approach क्या है कि जो भी molecular orbitals हम यहाँ पे consider कर रहे हैं जिस भी shape की, that is linear या bent, उनके molecular orbitals के energies को calculate किया जाता है और डायग्राम के अंदर दोनों ऑर्बिटल्स को एक साथ कंपेयर करते हैं या कोरिलेट करते हैं. Ab2 मॉलिक्यूल हैज़ अ C2V सिमेट्री व्हेन इट इज़ बेंट. जब स्ट्रक्चर हमारा Ab2 मॉलिक्यूल का बेंट होता है तब उसकी सिमेट्री C2V होती है और अगर वो लीनियर है तो वो D2H सिमेट्री है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो हम ले रहे हैं, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल H2O और BeH2. तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो है वो कैसा होता है, बेंट होता है, और जो BeH2 है उसका शेप जो है या स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होता है. राइट. सो नाउ लेट्स कंसिडर BeH2 मॉलिक्यूल. है ना. फिगर जो हम अभी आगे देखेंगे वो ये शो करता है कि जब एनर्जीज़ को कंपेयर करते हैं ऑर्बिटल्स में तो उनके बीच में क्या होता है. यहाँ पे तीनों तरह के ऑर्बिटल्स देखेंगे, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जब मॉलिक्यूल बेंट है. सबसे पहला हम कंसिडर करते हैं 2 सिग्मा G ऑर्बिटल जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय द एटॉमिक वेव फंक्शन जो कि पॉजिटिव है एवरीवेयर. हियर ऑन बॉन्डिंग ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल इंक्रीजेज. अब देखिए यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल या पहला ऑर्बिटल समझें, दैट इज़ 2 सिग्मा G. यहाँ पे मेटल हमारा सेंट्रल A और उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. दोनों तरह के हमने स्ट्रक्चर्स के साथ में इसको देखा. पहला जो अगर ये लीनियर जुड़ा है और अगर यहाँ पे ये बेंड कंडीशन के अंदर है. जब ये लीनियर है हमने उसको नाम दे रखा है 2 सिग्मा G और जब ये बेंड होता है तब इसको रीनेम कर रखा है 2A1. सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे ये सारा पॉजिटिव है, ये भी आपका जो ऑर्बिटल है वो पॉजिटिव वेव फंक्शन है, आपके S ऑर्बिटल जो है यहाँ पे वो भी पॉजिटिव है. राइट. सो जब बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग ओवरलैप जब होगी ऑर्बिटल्स के बीच में तो वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा. सिमिलरली नाउ हम एनर्जी यहाँ पे हमने देखा कि 2 सिग्मा G जो है जिसको कि हमने रीनेम किया है 2A1, जब बेंडिंग करते हैं तो इसके अंदर एनर्जी जो है इस ऑर्बिटल की वो कम हो जाती है, बॉन्डिंग एनर्जी जो है इसकी और कम हो जाती है. दैट इज़ इट इज़ मोर स्टेबल. व्हाई दिस इज़ मोर स्टेबल? बिकॉज यहाँ पे अब ओवरलैपिंग एरिया जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो जब ये एरिया बढ़ेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा. बट इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम जब नेक्स्ट एनर्जी लेवल देखते हैं जिसको कि हम 1 सिग्मा U से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. सो दिस इज़, यू कैन सी कि इसके बाद अगला यहाँ पे हमारा लीनियर के अंदर यू कैन सी दैट इज़ द ओवरलैपिंग P ऑर्बिटल और उसके पास में हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल्स. और नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है व्हेन इट इज़ बेंट. यहाँ पे ये बेंट हो गए हैं. सो जब 1 सिग्मा U ऑर्बिटल जो है वो जब बेंट किया जाता है तो उस केस के अंदर यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो कम हो जाती है. उसका रीज़न क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव लोब्स होते हैं P ऑर्बिटल के अंदर. तो यहाँ बेंट होने पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है तो इनके बीच में रिपल्जन होगा. तो कंपैरेटिवली इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इसके कंपैरिजन में हाई होगी. राइट. सो In addition to this, overlap of s orbital and
of the hydrogen atom with the linear p orbital is poorer in the bent molecules, and so energy of 1 sigma u orbital, जिसको कि हमने 1b2 का नाम दिया है, वो increase हो जाएगा. It will be more than the 2a1 will decrease. तो यहाँ जो decrease हमको मिला उसके comparison में ये increase और ज़्यादा होगा. ओके, सो BH2 जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन, अब इनको कंपैरिजन करते हुए अब इस पे हम BH2 मॉलिक्यूल को अप्लाई करते हैं. तो BH2 का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? टोटल इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, राइट, और वो 4 किसको ऑक्यूपाई करेंगे? 2 आपके यहाँ जाएंगे, दैट इज़ इन 2 सिग्मा G, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 1 सिग्मा U के अंदर, राइट. दोनों कंडीशंस को हम इमेजिन करें कि अगर वो लीनियर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, और अगर बेंट कंडीशन को इमेजिन करें तो बेंट कंडीशन के अंदर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 1b2 के अंदर होगा. बट हमने जैसे अभी देखा कि दोनों में से एनर्जी किसके अंदर कम ज़्यादा हो रही है? यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है और यहाँ पे बढ़ रही है, मगर ओवरऑल एनर्जी दोनों के बीच में कंपेयर करके देखें तो 1b2 जो है इट लूजेस मोर एनर्जी दैन 2a1 गेन्स, एंड दैट इज़ वाई BH2 जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है इंस्टेड ऑफ बेंट. अब जैसे कि यहाँ पे हमको पूरा एनर्जी डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा है. यहाँ पे हमने दोनों साइड्स कंपेयर करी हैं, लीनियर और बेंट को. लीनियर के अंदर यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. सबसे लोवेस्ट अभी हमने पढ़ा था 2 सिग्मा G, जिसमें कि s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है. उसके बाद 1 सिग्मा U, 1 सिग्मा U के अंदर p ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है. उसके बाद p ऑर्बिटल्स जो हैं वो pi ऑर्बिटल्स, जो बाकी के 2 हैं x और y, और उसके बाद इन्हीं के ये जो हैं वो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे और उन्हीं का ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, राइट. ये स्ट्रक्चर कहाँ है? ये लीनियर का है, और इसी को कंपेयर करके देखा गया कि जब ये स्ट्रक्चर्स बेंट हो जाएंगे तो इनकी ऑर्बिटल के एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आएगा. पहले केस के अंदर लीनियर से जब उसको बेंट किया गया तो ओवरऑल एनर्जी ऑर्बिटल्स की डिक्रीज़ हो गई क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा बेटर थी. सेकेंड केस के अंदर यहाँ पे चूँकि रिपल्शन था अपोजिट वेव फंक्शंस होने की वजह से, इसलिए इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो बढ़ गई, और उसी के साथ में जो p ऑर्बिटल यहाँ पे जो थे जो नॉन बॉन्डिंग में है उसमें यहाँ पे ओवरलैपिंग में एनर्जी, चूँकि ये सेम वेव फंक्शन के थे तो ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है. इसकी सेम रहती है नॉन बॉन्डिंग की, और इस तरह से ये इस अरेंजमेंट चलता है, राइट. तो जब हम BH2 की बात करते हैं, BH2 के अंदर टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इसमें से 2 यहाँ जाते हैं और 2 यहाँ जाते हैं. तो इन दोनों एनर्जी प्रोफाइल्स को या सिस्टम्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर BH2 का यहाँ रहता है तो इस सिस्टम के अंदर ओवरऑल एनर्जी कम है, मगर अगर यही 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स में जाते यानी बेंट शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज रहती है. दैट इज़ वाई BH2 जो है वो प्रिफर करता है लीनियर शेप. अब इसी को हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ में समझते हैं. वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? सेंट्रल एटम जो है वो है ऑक्सीजन, और साथ में जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर टोटल कितने हैं? 6, और 2 हाइड्रोजन साथ में कंबाइन कर रहे हैं, यानी वाटर के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे फिल किए जाएंगे, राइट. तो ये कहाँ जाएंगे? जो टोटल हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं. सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा G में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा U में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1 पाई UX में जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन 1 पाई UY के अंदर जाएंगे. अब हमको क्या करना है? यहाँ पे दोनों ही एनर्जी प्रोफाइल्स की एनर्जी में यहाँ पे एनर्जी को कंपेयर करना है. इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रहता है कम हुआ है एनर्जी, यहाँ पे बढ़ गया है, वापस यहाँ पे कम हो गया है. दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम में अगर एनर्जी को टोटल हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वाटर के केस के अंदर अगर मॉलिक्यूल बेंट शेप में है तो ओवरऑल एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिक्रीज़ आ रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीज़ आ रहा है. मगर यही वाटर मॉलिक्यूल अगर लीनियर शेप में होता तो यहाँ पे पूरे इस सिस्टम के अंदर या लीनियर ज्योमेट्री के अंदर उसकी जो एनर्जी है वो
हाई होती है, एंड दैट इज़ वाई ऑक्सीजन जो है वाटर जो है वो प्रिफर करता है बेंट शेप. सो द वाटर मॉलिक्यूल विथ 8 valence electrons, the MO configuration will be 2 sigma G2, 1 sigma U2, 1 pi UX2, 1 pi UY2. और हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस में है, 2A12 1, B22 3A12 एंड 1 B12, राइट. सिंस जो पहला हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल था 1 पाई म्यू एक्स ऑर्बिटल, वो हाईली स्टेबलाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ 3A1 जब हम इसको बेंड करते हैं. इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रिफर करता है बेंड ज्योमेट्री और इसी में वो ज़्यादा स्टेबल होता है. इसी डायग्राम को हम लाइन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है. ये एग्जाम्पल था हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का. इसी तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं टू पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जाम्पल है CH4 एंड SF4, राइट. अब यहाँ पे हम इन दोनों की ज्योमेट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं. इनकी ज्योमेट्रीज़ जो पॉसिबल ज्योमेट्रीज़ हैं वो है टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसको कि हम टेट्रागोनल ज्योमेट्री भी कहते हैं. CH4 या दैट इज़ मीथेन के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. अब जब हम इसमें बॉन्डिंग करते हैं तो ऑर्बिटल्स जो यूज़ कर रहे हैं वो है 2s जिसकी ज्योमेट्री है A1G और p ऑर्बिटल जिसकी ज्योमेट्री है T1U. सिमिलरली हर हाइड्रोजन जो यहाँ पे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी ज्योमेट्री जो है वो है A1G. सो टोटल कितने यहाँ पे हो गए, 8 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से. सो वी आर गेटिंग टोटल 8 MO, जिसमें से 4 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे जिसको कि हम डिनोट कर रहे हैं 2 सिग्मा G या 2A1 एंड 2T सिग्मा और 2T1. इसी तरह से इनके एंटी बॉन्डिंग्स होंगे 2 सिग्मा G स्टार 2T सिग्मा स्टार. और मीथेन के जो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे. किस में जाएंगे, 2A1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 2T1 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चूँकि ये ओवरलैप कर रहे हैं किससे, विद द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 2A1 की जो एनर्जी है और 2T1U की ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कंसिडरेबली काफ़ी रिड्यूस हो जाती है. इसके कंट्रास्ट में जो टेट्रागोनल यानी जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है उसके अंदर जो ओवरलैपिंग है वो उसकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है. सो नाउ इफ़ वी कंपेयर द टू energies of the orbitals of the symmetrical and the symmetrical tetrahedral and distorted tetrahedral, we see that the energy of A1G and T1U it is less than that in the distorted tetrahedral, and that is why the geometry of CH4 molecule it is a symmetrical tetrahedral instead of distorted tetrahedral. Now this if when applied to SF4 molecule. Now SF4 molecule has a valence shell of sulfur atom. This has 3s that and 3p and 3d orbitals. जो सल्फर है उसके अंदर जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस किस में प्रेजेंट हैं, एक 3s जिसको कि हम A1G से रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑर्बिटल दैट इज़ T1U से रिप्रेजेंट किया जाता है और d ऑर्बिटल जिसको कि हम T2G और Eg से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जब बॉन्डिंग होती है तब ये सल्फ़र 4 फ्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड करता है और फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. अब नाउ व्हाट हैपन्स एज अ रिजल्ट, 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2A1 और 2T1 से. A1 यानी s ऑर्बिटल दैट मीन्स 1 और T1 यानी p ऑर्बिटल और वो p ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, यानी टोटल यहाँ पे 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे. उसी तरह से इनके 4 एंटी बॉन्डिंग्स ऑर्बिटल जो हैं वो फॉर्म होते हैं. जो d ऑर्बिटल्स हैं जिनको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, B1 एंड T2, ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. तो सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड के अंदर टोटल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 सल्फ़र से मिलते हैं और 4 फ्लोराइड से, और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और 1 नॉन बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। दैट मीन्स A1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2T1 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3A1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो नाउ वी कैन सी दैट इन द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, अब यहाँ पे हमको वापस किसके साथ कंपेयर करना था, बिटवीन द टेट्राहेड्रल एंड द टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल के केस में क्या हो रहा है, दैट इज़ द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के अंदर 2T1 ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग जो है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो जितनी लोअर एनर्जी होगी यानी उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिमिलरली जब 3A1 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वो भी इस पूरे सिस्टम के एनर्जी को कंसिडरेबली रिड्यूस कर देते हैं, एंड दैट इज़ वाई SF4 जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल के बदले डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को प्रिफर करता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट वी हैव स्टडीड फॉर द पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर Walsh diagram.